उस रात बाबू रेशम हवालात की सलाखों के पीछे बैठा था, लेकिन डर के बजाय उसे एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था कि बाहर जो दुश्मन उसकी जान के पीछे पड़े हैं वो अब उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पुलिस कस्टडी में होने का यह सुकून उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था, मगर शायद बाबू रेशम को भी नहीं पता था कि जिनसे वो भाग रहा है वो लोग कोई आम गुंडे नहीं थे, और पुलिस को तो बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि हवालात का दरवाजा तक उड़ाया जा सकता है। लेकिन वही हुआ जिसका किसी ने सोचा तक नहीं था। अचानक एक धमाका हुआ, हवालात का गेट उड़ गया। धुएं और धूल के बीच जब बाबू ने सामने देखा तो उसकी रूह कांप गई। मौत उसके सामने खड़ी थी, हथियारों से लैस, तैयार उसे खत्म करने के लिए। भाई, जान बख्श दो, मैं अब कुछ नहीं करूंगा, बाबू रेशम ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। लेकिन सामने खड़े शख्स की आंखों में न कोई दया थी, न कोई झिझक। सवाल यह है कि आखिर ऐसी क्या दुश्मनी थी कि एक आदमी को मारने के लिए हवालात में घुसकर जान का इतना बड़ा जोखिम लिया गया। अब कहानी को थोड़ा पीछे ले चलते हैं, उन्हीं दिनों की ओर जब अंडरवर्ल्ड की गलियों में BRA गैंग का सिक्का चलता था। उस वक्त अपराध की दुनिया के बड़े बड़े नाम भी इस गैंग की इज्जत करते थे। ये गैंग एक तिकड़ी से चलता था और उन्हीं में से एक था बाबू रेशम। सन 1990 के आसपास की बात है, जब मुंबई की सड़कों पर BRA नाम का खौफ था, और इसी खौफ का हिस्सा था बाबू, जो खुद को बादशाह समझता था। अब आते हैं उस जगह की ओर जहां कहानी ने असली मोड़ लिया, कंजरवाड़ा, जो भायखला रेलवे स्टेशन से बस आधे किलोमीटर की दूरी पर है। यह जगह नाम से जितनी अजीब लगती है, हकीकत में उससे कहीं ज्यादा रहस्यमयी है। कंजरवाड़ा शब्द अगर आपके कानों में पड़ा हो तो जान लीजिए, यहां रहने वाले लोग वो हैं जिन्हें सदियों से बंजारा या खाना बदोश माना गया है। लेकिन इनकी पहचान सिर्फ घुमंतू होने तक सीमित नहीं है। यहां की लड़कियां, वाह, एक तरफ राजपूतों जैसी बहादुरी, दूसरी तरफ एक कुदरती खूबसूरती जो किसी की भी धड़कनें बढ़ा दे। कहते हैं कि यहां नजरें भी खंजर से कम नहीं होती। एक बार अगर किसी की नजर किसी पर टिक गई तो फिर चाहत, वासना और इश्क का ऐसा कॉकटेल बनता है कि सामने वाला खुद को रोक नहीं पाता। अब जरा सोचिए, इसी जगह के बीचों बीच मूसा किलेदार की बस्ती थी। यहां के कुछ हिस्से ऐसे थे जहां औरतें खुले में पानी भरने और नहाने आया करती थीं। माहौल ऐसा होता था कि हर किसी का दिल डोल जाए, लेकिन यहां के लोग इतने टफ थे कि कोई वहां आंख उठाकर भी नहीं देखता था, वरना आंखें निकाल ली जाती थीं। और बाबू रेशम, उसका इस बस्ती से एक पुराना रिश्ता था, एक रिश्ता जो शायद इज्जत से नहीं बल्कि एक गहरे जख्म से जुड़ा था, और यही जख्म उसके लिए काल बन गया। तू समझा था तुझे हवालात बचा लेगा, हत्यारे ने कहा, और पिस्तौल ताने बाबू के सामने खड़ा हो गया। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल वजह जानने के लिए और यह समझने के लिए कि हवालात में घुसकर हत्या जैसा जोखिम कौन और क्यों लेता है, देखते रहिए आज का ये वीडियो, क्योंकि सच हमेशा आसान नहीं होता। और आज उस दिन की तरह ही एक और शाम बाबू रेशम उसी रास्ते से गुजर रहा था। वही कंजर बस्ती, वही गलियां, वही लोग। ये इलाका उसकी नजरों में अब भी उतना ही अपना था जितना पहले कभी हुआ करता था। तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। वो एक खूबसूरत कंजर लड़की थी जो खुले में नहा रही थी, आसपास की दुनिया से बेखबर, अपने आप में मग्न। बाबू रेशम कुछ पल उसे देखता रहा, फिर जैसे उस पर कोई काबू ही नहीं रहा, बिल्कुल बेधड़क वह उसके पास गया और फिर ऐसा कुछ किया जो कभी नहीं किया जाना चाहिए था। उसने उसके खुले आंचल पर हाथ रखने की हिमाकत की। उसके चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे ये उसके लिए कोई नई बात नहीं, जैसे पहले भी उसने ऐसी हरकतें की हों और हर बार बच निकलता रहा हो। उसे पूरा यकीन था कि सामने वाली लड़की विरोध नहीं करेगी, शायद वही करेगी जो वो चाहता है। लेकिन बाबू रेशम की सोच इस बार पूरी तरह गलत निकली। लड़की जोर से चिल्लाई। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोग फौरन दौड़कर वहां पहुंच गए। क्या किया तूने? किसी ने गुस्से में आकर बाबू का कॉलर पकड़ा और अगली ही पल उसके गालों पर थप्पड़ों की बौछार शुरू हो गई। बाबू के चेहरे पर दर्द तो नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में साफ झलक रहा था।
अपमान का जहर। इतनी भीड़ में इस तरह पिटना, वो भी उस इलाके में जिसे वो खुद की जागीर समझता था। मैं कोई मामूली लफंगा नहीं हूं, उसके मन में गूंज रही थी ये आवाज। और तभी उसने अचानक खुद को संभाला और उस लड़के को जो उसे पीट रहा था जोर से पकड़ लिया। फिर सबके सामने उसकी पिटाई शुरू कर दी। भीड़ को तब समझ में आया, अरे ये तो बाबू रेशम है। और उसके बाद लोग वहां से एक एक करके खिसकने लगे। बाबू वहीं से चुपचाप निकल गया, लेकिन अब उसकी चाल में पहले जैसी अकड़ नहीं थी। उसने समझ लिया था कि उसके नाम का खौफ अब वैसा नहीं रहा। एक बात तो साफ थी, डर अगर खत्म हो जाए तो जुर्म का बादशाह भी गिर जाता है। उसे अब साफ दिखने लगा था, भाई खला में उसकी सल्तनत डगमगाने लगी है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असली खेल तो अब शुरू हुआ था। जिस लड़के ने बाबू रेशम को सबके सामने तमाचे मारे थे, उसका नाम था विजय उटेकर कंजरे। वो एक आम लड़का नहीं था, बल्कि अपने मोहल्ले का जिम्मेदार इंसान था, जो अपने लोगों के लिए खड़ा रहना जानता था। विजय अंदर से हिला हुआ था। उसके मन में गुस्सा सिर्फ बाबू की हरकत को लेकर नहीं था, बल्कि वो पहले से कई बातों को लेकर परेशान चल रहा था। अरुण गवली के लोग उसकी बस्ती में आकर जबरदस्ती वसूली करते थे, रोज की कमाई पर कब्जा जमाते थे। और अब एक लड़की के साथ छेड़छाड़ की कोशिश, ये तो हद ही हो गई थी। अब और नहीं, अब कोई हमारी बहनों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। विजय ने खुद से वादा किया। उसे समझ आ चुका था कि अगर इस आतंक को रोकना है तो सिर्फ पुलिस से उम्मीद नहीं की जा सकती। उसे बाबू रेशम को सबक सिखाना ही होगा, हर हाल में। इसी मोहल्ले में एक और गैंग सक्रिय थी, शेट्टी ब्रदर्स, यानी अप्पू शेट्टी और जयंत शेट्टी। ये लोग अरुण गवली के कट्टर दुश्मन माने जाते थे। विजय ने धीरे धीरे इनसे संपर्क बनाना शुरू किया। मुलाकातें बढ़ी, बातचीत बढ़ी और दोस्ती भी। शेट्टी ब्रदर्स को भी समझ में आ गया कि विजय सिर्फ गुस्से में नहीं है, बल्कि काम का आदमी है और उनका ही दुश्मन मिटाने निकला है। उन्होंने विजय को सब कुछ दिया, बंदूक, गाड़ी, लोग, प्लानिंग, सब। अब बात आई सही मौके की। बाबू रेशम अक्सर 7 रास्ता जंक्शन के पास की एक पुरानी शराब की भट्टी में बैठता था। वहीं अपने आदमियों के साथ घंटों बैठा रहता, हंसता, पीता और इलाके के जुर्म की प्लानिंग करता। उसी जगह पर एक शाम बाबू रेशम अपने ठेठ अंदाज में बैठा था। हंसी ठिठोली हो रही थी, लेकिन वहीं कुछ दूरी पर विजय खड़ा था, उसे ताकता हुआ। पर्दा हिलता, चेहरा दिखता, और हर बार विजय के गुस्से की आग और भड़कती जाती। आज नहीं तो कभी नहीं, विजय ने मन ही मन तय किया। वो आगे बढ़ा, बिल्कुल सीधा बाबू के सामने, आंखों में आग और हाथ में बंदूक। किसी को कुछ समझ आता उससे पहले उसने बंदूक तानी और ट्रिगर दबा दिया। अबे ओ, तू क्या समझता है, लड़कियों को छेड़ेगा और कोई बोलेगा नहीं? विजय का गुस्सा फुट पड़ा। गोलियां चल चुकी थीं। बाबू रेशम चौंक गया। उसने झट से टेबल के नीचे झुककर खुद को बचाया। जान बच तो गई, लेकिन रुतबे की चूलें हिल चुकी थीं। वहीं उसके आदमियों ने फौरन फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी गोलियों की आवाज ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। इस मौके का फायदा उठाकर बाबू अपने साथियों की फायरिंग के बीच वहां से निकल गया और विजय भी किसी तरह जान बचाकर भाग खड़ा हुआ। अब बात बस इतनी नहीं थी कि गोलियां चली थीं, अब इलाका जल चुका था। अब यह जंग पर्सनल हो चुकी थी। बाबू रेशम पर हुआ वो हमला सिर्फ एक वार नहीं था, वो एक सीधी चेतावनी थी, अब तू बचेगा नहीं। बाबू समझ चुका था कि विजय उटेकर अब किसी भी हद तक जा सकता है, इसलिए वो भी पूरी तरह अलर्ट हो गया था। अब कोई भी चूक उसे सीधे खतरे में डाल सकती थी। दूसरी तरफ विजय भी जानता था कि अब वो खुद भी टारगेट बन चुका है। अब खेल दोनों तरफ से खुल चुका है। अब या तो मैं बचूंगा या वो। विजय के दिल में अब सिर्फ बदले की आग जल रही थी। इस कहानी का सफर यहीं नहीं रुकता दोस्तों, आगे और भी बहुत कुछ होना बाकी है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्रिप्शन का बटन जरूर दबाइए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलिए, ताकि अगली कहानी आपसे छूट न जाए। अब सुनिए आगे का खेल। जिस कलारी में बाबू पर हमला हुआ था, उसकी खबर ऐसी फैली जैसे किसी जंगल में आग लग गई हो। हर गली, हर नुक्कड़ पर सिर्फ इसी की चर्चा थी। और यही बात पहुंची एक और बड़े नाम तक, छोटा राजन।
राजन पहले से ही बाबू से चिढ़ा हुआ था। उसे लगता था कि भाईखला जैसे इलाकों में बाबू की एंट्री उसकी कमाई का हिस्सा खा रही है। अब जब उसे पता चला कि विजय उटेकर ने बाबू पर हाथ डाला है, तो उसकी नजरों में विजय अचानक बेहद खास हो गया। ये लड़का तो अपने आप मेरे मतलब का काम कर रहा है। छोटा राजन मुस्कुराया। राजन ने फैसला किया कि उसे विजय से मिलना है। उधर विजय अपने अगली चाल की तैयारी में जुटा था। इसी दौरान एक और घटना ने तूल पकड़ लिया। भाईखला की एक और कलारी में बाबू रेशिम का एक छोटे गुंडे से झगड़ा हो गया। उस लड़के का नाम था राजा करमेरकर और पुलिस को शक था कि वही बाबू पर हुए हमले के पीछे हो सकता है। अब पुलिस ने एक चाल चली। उन्होंने राजा को तो पकड़ना ही था, लेकिन बाबू को भी थाने बुला लिया। पुलिस और बाबू के बीच एक अंडरस्टैंडिंग पहले से थी। शर्त यह थी कि अगर पुलिस उसे इज्जत से बुलाए, बिना सबके सामने घसीटे, तो वो हर बार थाने हाजिर हो जाएगा। इस बार भी वही हुआ। बाबू सीधे थाने पहुंच गया, लेकिन इस बार मामला बड़ा था। उस पर हत्या की कोशिश का केस दर्ज हुआ। धारा 307 यानी सीधा लॉकअप। बाबू को रखा गया जैकब सर्किल पुलिस स्टेशन में, जो उस वक्त सबसे ज्यादा सिक्योर माना जाता था। इस लॉकअप में आसपास के 6 थानों के सबसे खतरनाक मुजरिम रखे जाते थे। बाबू अब सलाखों के पीछे था, लेकिन बाहर एक आदमी था, विजय, जो मौके की तलाश में था। अब वो लॉकअप में है और मुझे चाहिए बस एक रास्ता। विजय के मन में एक प्लान तैयार हो रहा था। अब ये सिर्फ गैंगवार नहीं रह गई थी, ये एक पर्सनल बदला बन चुका था। कहानी यहीं थमती नहीं। अगले हिस्से में होगा असली धमाका। छोटा राजन से मिलने के लिए विजय उटेकर एकदम ठोस तैयारी के साथ पहुंचा था। यह सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, यह उसका अगला कदम था उस मिशन की तरफ, जिसमें उसे सिर्फ बाबू रेशिम का खात्मा चाहिए था। राजन से बात करके जैसे उसके प्लान को नई उड़ान मिल गई हो। कॉन्फिडेंस ऐसा बढ़ा कि अब उसके चेहरे से डर पूरी तरह गायब हो चुका था। साल 1987 का मार्च महीना चल रहा था। तारीख थी 5 और यह तारीख मुंबई अंडरवर्ल्ड के इतिहास में हमेशा के लिए काली लिखी जाने वाली थी। विजय उटेकर ने अपने 4 भरोसेमंद साथियों को साथ लिया। राजू शंकर, जगदीश खंडवाल, किशोर महेशकर और रवि ग्रोवर। प्लान खतरनाक था और इसकी तैयारी भी उतनी ही खामोशी से की गई थी। इन लोगों ने 2 टैक्सियां बुक की थी, लेकिन सिर्फ सवारी के लिए नहीं। हर टैक्सी के पास एक आदमी तैनात था, जो गन पॉइंट पर टैक्सी वालों को कंट्रोल कर रहा था, ताकि जब ऑपरेशन पूरा हो जाए तो उसी टैक्सी से बिना देर किए भाग निकला जा सके। जैकब सर्किल पुलिस स्टेशन के लॉकअप के बाहर एक सिपाही पहरा दे रहा था। विजय सबसे पहले उसी के पास गया। भाई, बस एक बोतल है, बाबू के लिए है, अंदर दे आऊं क्या? उसने नरमी से कहा, लेकिन सिपाही ने 1 सेकंड भी नहीं लगाया और उसे फौरन रोक दिया। यहां से सीधा निकल ले, वरना अब अंदर जाएगा तो वापस नहीं आएगा। विजय चुपचाप पीछे हटा, लेकिन वो हार मानने वाला नहीं था। उसके पास एक और प्लान था। अचानक एक धमाका हुआ, बिल्कुल लॉकअप के गेट पर। गेट के साथ साथ वहां खड़ा पुलिस वाला भी चंद सेकंड में जमीन पर गिर चुका था। चारों तरफ धूल, चीखें और अफरा तफरी मच गई। अब रास्ता खुल गया था। विजय और उसका गैंग तुरंत भीतर घुसे और सीधा ग्राउंड फ्लोर की ओर भागे। उन्हें पता था कि बाबू को नंबर 1 सेल में रखा गया है। वहां पहुंचते ही देखा बड़ा सा ताला सेल के गेट पर लटका है, लेकिन विजय तैयार था। उसने अपने साथ लाया भारी हथौड़ा निकाला और एक ही वार में ताला चकनाचूर कर दिया। भीतर हलचल सुनकर बाबू चौंका। कौन है बे? वो झल्लाया, लेकिन जैसे ही उसने चेहरा देखा, उसके चेहरे पर हैरानी छा गई। अरे, ये तो अपने ही लोग होंगे, छुड़ाने आए हैं मुझे। उसे अब तक यही लग रहा था कि ये सब उसी के लोग हैं जो उसे पुलिस से निकालने आए हैं, लेकिन उसे क्या पता कि जो लोग आए हैं वो सिर्फ उसे छुड़ाने नहीं, बल्कि उसकी कहानी खत्म करने आए हैं। जैसे ही बाबू रेशिम की नजर उस शख्स पर पड़ी जो ताले को हथौड़े से तोड़ रहा था, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो चेहरा कोई और नहीं, विजय उटेकर का था, वही शख्स जिसने उसे खुलेआम चैलेंज किया था। अब तक बाबू को लग रहा था कि कोई उसे छुड़ाने आया है, लेकिन अब सच सामने था और वो सच मौत से कम नहीं था।
वो भागकर दीवार के पास सिमट गया, जैसे खुद को बचाने की कोई जगह ढूंढ रहा हो। मत कर यार, माफ कर दे, गलती हो गई। बाबू की आवाज कांप रही थी, लेकिन विजय के चेहरे पर अब कोई दया नहीं थी। उसने बिना एक पल गंवाए पहला ट्रिगर दबा दिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तीनों गोलियां सीधे बाबू के जिस्म में उतर गईं, और इससे पहले कि वो जमीन पर गिरे, उसकी सांसें थम चुकी थी। लेकिन विजय का गुस्सा अब भी ठंडा नहीं हुआ था। उसे इतनी आसान मौत मंजूर नहीं थी। उसने फौरन फर्श पर पड़े हथौड़े को फिर से उठाया और बाबू के सिर पर दे मारा। हर वार के साथ विजय चीखता जा रहा था, माझा नाव, विजय उट्टेकर आहे। हथौड़े की हर चोट में सिर्फ गुस्सा नहीं था, उसमें सालों की चुप्पी, दर्द और इंसाफ की मांग थी। वो सिर्फ बाबू रेशिम को नहीं मार रहा था, वो अपने मोहल्ले की उस लड़की की इज्जत का बदला ले रहा था जिसके साथ बदसलूकी की गई थी। वो उस हर वसूली का हिसाब चुका रहा था जो अरुण गवली के लोगों ने उसके इलाके में की थी। पुलिस वाले हिल तक नहीं पा रहे थे, कोई आवाज नहीं कर रहा था। सब जैसे पत्थर के बन गए थे। सिर्फ हथौड़े की गूंज थी और विजय की आवाज। अब कोई हमारी बस्ती में आंख उठाकर नहीं देखेगा। जब गुस्सा थोड़ा थमा, विजय ने हथौड़ा नीचे रखा और अपने साथियों की तरफ देखा। फिर वो सभी बाहर निकले जैसे कुछ हुआ ही ना हो, सीधा उन टैक्सियों की तरफ बढ़े जो उनका इंतजार कर रही थी। कुछ ही मिनटों में वो सब वहां से फरार हो चुके थे। इस खून से सने अंधेरे लॉकअप में कुछ समय बाद पहुंचते हैं अग्निपाड़ा थाने के इंचार्ज मधुकर झेंडे। जैसे ही उन्होंने अंदर का मंजर देखा, एक पल के लिए वो भी सन्न रह गए। चारों तरफ खून, हथियार और बाबू रेशिम का लहूलुहान शरीर फर्श पर बेजान पड़ा हुआ। मधुकर झेंडे ने क्राइम सीन को देखकर तुरंत पंचनामा करवाया। पुलिस ने मौके से 5 जिंदा बम और कुछ कारतूस बरामद किए। कई घायल पुलिसकर्मियों को तुरंत जेजे अस्पताल भिजवाया गया, लेकिन कांस्टेबल अहिरे, जो गेट पर तैनात था, ज्यादा वक्त तक जिंदा नहीं रह सका। अस्पताल पहुंचने के कुछ ही समय बाद उसने दम तोड़ दिया। अब केस हाई अलर्ट पर चला गया था। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और मुख्य आरोपियों की पहचान हो गई। विजय उटेकर और केशव के नाम सामने आए। लेकिन असली मुश्किल अब शुरू हुई थी। अगली सुबह जब मीडिया ने इस घटना को उछाला तो पुलिस के सामने सवालों की झड़ी लग गई। सबसे बड़ा सवाल यह था, इतनी सुरक्षा के बावजूद एक अपराधी लॉकअप के अंदर घुस कैसे गया? पुलिस के पास कोई ठोस जवाब नहीं था। और अब मुंबई के अंडरवर्ल्ड में एक नया चेहरा तेजी से उभर चुका था, विजय उटेकर। अक्टूबर की एक सुबह जब शहर में नवरात्र की धूम मची थी, मुंबई पुलिस ने एक शांत होटल के बाहर अपने सबसे खतरनाक मिशन की तैयारी कर ली थी। खबर पक्की थी, विजय उटेकर इसी होटल में छुपा है। लेकिन इस बार पुलिस ने गलती की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। वे दूध वाले बनकर होटल में दाखिल हुए। बाहर की सड़क पर दूध की गाड़ियां खड़ी थीं, लेकिन उनके अंदर सिर्फ दूध के कंटेनर नहीं थे। उनमें थे वायरलेस सेट, हथियार और हथकड़ी। कमरा नंबर 305, यहीं विजय छुपा था। पुलिस ने चारों तरफ से होटल को घेर लिया था। कुछ सादे कपड़ों में होटल स्टाफ बनकर लॉबी में थे, तो कुछ लोग किचन और पार्किंग में तैनात थे। विजय को भनक तो लग चुकी थी कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। उसे समझ आ गया था, अब या तो गोली चलेगी या गिरफ्तारी होगी। कमरे में उसकी सांसें तेज चल रही थीं, चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। उसके पास एक पुरानी पिस्तौल थी, लेकिन अब वो खुद भी जान चुका था, ये लड़ाई अब उसके बस की नहीं रही। ठीक 6:35 सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। दूध लाया हूं साहब। कोई जवाब नहीं आया। पुलिस को भी समझ आ गया, अंदर सिर्फ डर है और एक शख्स जो अब हार मान चुका है। विजय उटेकर ने भागने की बहुत कोशिश की। होटल की खिड़की से लेकर पिछले दरवाजे तक हर रास्ता आजमाया, लेकिन इस बार किस्मत ने उसका साथ छोड़ दिया था। जैसे ही उसने होटल के पिछवाड़े से बाहर निकलने की कोशिश की, पुलिस पहले से घात लगाए बैठी थी। गोलियों की आवाज गूंज उठी और उसी गूंज में विजय की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो गई। पुलिस को विजय के पास से एक बड़ा बैग मिला जो विस्फोटकों से भरा था। शायद विजय का प्लान आखिरी बार कुछ बड़ा करने का था, लेकिन यह प्लान भी अधूरा ही रह गया।
अब पुलिस के सामने असली सवाल था, कोर्ट में क्या जवाब दिया जाए? क्योंकि सच्चाई ये थी कि एक ऐसा अपराधी जो एक खतरनाक माफिया की हत्या करके खुद फरार था, वो पुलिस की नाक के नीचे मारा गया। लेकिन अदालत में पुलिस ये कैसे मान लेती कि कोई व्यक्ति पुलिस स्टेशन जैसी सुरक्षित जगह में घुसकर एक दूसरी दुनिया के आदमी को मौत के घाट उतार गया? इसलिए मामला थोड़ा सा संभाल लिया गया। पुलिस ने विजय पर भी वही मामूली धाराएं लगाईं जैसे कोई नॉर्मल झगड़ा हो, और इस पूरे केस में जिन लोगों को अरेस्ट किया गया था उन पर भी सिर्फ धारा 123 और धारा 88 के तहत मुकदमा चला। यानी नाम भर का केस। जगदीश खंडवाला, जिसे इस मामले में गवाह बनाया गया था, उसके खिलाफ सबूत न मिलने के कारण उसे बरी कर दिया गया। बाकी जिन लोगों को उम्र कैद हुई थी उन्होंने बाद में ऊपरी अदालत में अपील की और वो भी छूट गए। यानी बाबू रेशम की हत्या के केस में अगर किसी ने वाकई अपनी जान गंवाई तो वो सिर्फ विजय उटेकर था। लेकिन असली ट्विस्ट तो इसके बाद आया। कुछ समय बाद जो बातें सामने आईं उसने इस पूरे किस्से को नया मोड़ दे दिया। कहा जाने लगा कि विजय सिर्फ एक मोहरा था, असली खिलाड़ी कोई और था, और वो था दाऊद इब्राहिम। जी हां, कई रिपोर्ट्स और चर्चाओं में यह सामने आया कि बाबू रेशम को रास्ते से हटाने के पीछे दाऊद इब्राहिम का दिमाग था। उसने विजय को एक प्यादे की तरह इस्तेमाल किया। बाबू रेशम की मौत से दाऊद को रास्ता साफ चाहिए था और विजय को गुस्से की आग में झोंककर उसने अपने दुश्मन से भी बदला ले लिया और अपनी पोजीशन भी स्ट्रांग कर ली। विजय को लगा कि वो अपने मोहल्ले और बस्ती के लोगों के लिए लड़ रहा है, लेकिन असल में वो एक ऐसे खेल का हिस्सा बन गया था जिसे बहुत बड़े लोग बहुत दूर से खेल रहे थे, और जब उनका काम खत्म हो गया तो उस मोहरे की जरूरत भी खत्म हो गई। वो विजय जो कभी अपनी जिंदगी की लड़ाई खुद लड़ रहा था, आखिर में उस लड़ाई का हिस्सा बन गया जिसे वो समझ भी नहीं पाया। तो दोस्तों, सवाल अब भी यही है, विजय उट्टेकर अपराधी था या एक सिस्टम से टूटा हुआ वो इंसान जो नफरत और अन्याय के बीच अपना रास्ता खुद बना रहा था? आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या विजय को सही कहा जा सकता है या फिर वो बस एक मोहरा था किसी और की गेम का? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।